नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचे सियासी घमासान की, भारत जोड़ो यात्रा से बैकफुट पर आई बीजेपी की, जानेंगे गोधरा से जुड़े मामले में क्या है कोर्ट का फैसला, आशीष मिश्र को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बात होगी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की रणनीति की, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चीन के सामने घुटने टेकती मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, पीएम मोदी से की मुलाकात। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। ओडिशा में भाजपा को बड़ा झटका, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग ने दिया बीजेपी से इस्तीफा, भारत राष्ट्र समिति में होंगे शामिल। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बने आईसीसी मेंस T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर, किसी भारतीय खिलाड़ी को पहली बार मिला यह सम्मान। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 774 अंकों की गिरावट के साथ 60,205 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 226 अंक की गिरावट के साथ 17,892 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए, तो वहीं जामिया यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर तनाव बढ़ गया। इस बीच बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बीबीसी की द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री पर देश में बैन लगा दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह प्रतिबंधित हो चुकी है। इस प्रतिबंध के बीच 24 जनवरी को इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हो गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उसका लिंक अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। मोइत्रा ने पहले पार्ट का लिंक भी शेयर किया था, लेकिन ट्विटर ने उसे हटा दिया क्योंकि सरकार ने ऐसा करने के निर्देश दिए थे। मोदी सरकार जिस तरह से इस पर सख्ती बरत रही है, वैसे वैसे इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पहले पार्ट की स्क्रीनिंग हो चुकी है। केरल में भी कई जगह वाम दलों की छात्र विंग ने इसकी स्क्रीनिंग की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसे लेकर बवाल हो गया। डॉक्यूमेंट्री को देख रहे छात्रों को निशाना बनाया गया। आरोप एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर लग रहे हैं। इससे पहले यहां छात्र संघ कार्यालय में बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया, लेकिन चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने में प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। सरकार जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री पर रोक को लेकर सख्ती दिखा रही है, उससे लोगों के मन में इसे देखने की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने पर भी सवाल किया है। एक डॉक्यूमेंट्री हमारे राष्ट्र की संप्रभुता को कैसे प्रभावित कर सकती है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा था, अगर आपने हमारे शास्त्रों को पढ़ा है या आपने भगवत गीता या उपनिषदों को पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। आप उसे कैद नहीं कर सकते, आप मीडिया को दबा सकते हैं, आप संस्थानों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सीबीआई, ईडी और सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच तो सच होता है। देश में बैन बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री ने पीएम मोदी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किलें तो भारत जोड़ो यात्रा ने भी बीजेपी की बढ़ा रखी हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा एक ही चरण में निकली, जहां कश्मीरी महिलाओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं कल से हाथ जोड़ो अभियान भी कांग्रेस शुरू कर रही है। इस अभियान ने बीजेपी खेमे में अभी से खलबली मचा दी है। राहुल गांधी की अगुवाई में आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के बाथी से हुई थी। आज यात्रा पहले ही चरण में चली थी। रामबान में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद यात्रा के दूसरे चरण को रद्द करना पड़ा था, जिसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा, खराब मौसम की स्थिति और क्षेत्र में भूस्खलन के कारण रामबन और बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा का दोपहर का चरण रद्द कर दिया गया है। कल विश्राम का दिन है और यात्रा परसों 27 जनवरी को सुबह 8 बजे फिर से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव श्रीनगर है, जहां 30 जनवरी को तिरंगा फहराकर इसे समाप्त किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 26 जनवरी को कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो जाएगा। इस अभियान से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए कांग्रेस ने देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर राज्य की राजधानी में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज बेरोजगारी से जार हर युवा हाथ का काम चाहता है। आज मेहनतकश किसान अपने हाथों में फसलों के सही दाम चाहता है। आज हर गृहिणी का हाथ महंगाई से निजात चाहता है। आज बीजेपी की सत्ता की भूख ने देश को मुश्किल में फंसा दिया है। देश में बने इस माहौल में आज हर धर्म संप्रदाय एक दूसरे का साथ और हाथ में हाथ चाहता है। देश की इसी दिशा और दशा को बदलने के लिए हम हाथ बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी का संदेश हर घर तक पहुंचाएंगे। भारत को जोड़ा है, अब हर हाथ से हाथ को जोड़ते जाएंगे।
कांग्रेस ने मिशन 2024 के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत लगा दी है और कांग्रेस का हर दांव बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। इधर गुजरात की एक अदालत ने 2002 के गुजरात मामले के 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन आरोपियों पर 17 लोगों की जान लेने का आरोप था। अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोधरा से जुड़े एक और मामले का फैसला आ गया है, जिसमें अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे पहले भी इससे जुड़े कई मामलों में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी होते रहे हैं। बरी होने वालों में बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। बिल्किस बानो मामले में तो जिन्हें सजा सुनाई गई, उन्हें सरकार ने सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया। आज जिस मामले का फैसला पंचमहल के सेशन कोर्ट ने सुनाया है, वो हलोल गांव से जुड़ा है। इस मामले में 17 लोगों की जान ले ली गई थी। सभी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। करीब 18 साल कानूनी प्रक्रिया चलती रही। इस बीच 8 आरोपियों की जान चली गई और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया तो सभी को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील गोपाल सिंह सोलंकी ने कहा, आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। यहां तक कि जो गवाह थे वो भी कोर्ट में मुकर गए। पुलिस ने जो सबूत पेश किए वो भरोसे के लायक नहीं थे। एक नदी के किनारे एक सुनसान जगह से हड्डियां बरामद बताई गई, लेकिन इनकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस जांच में सामने आया कि मामले की जांच शुरू करने में देरी की गई। शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित और गवाहों की शिकायत के बावजूद मामला ही दर्ज नहीं किया। घटना के 20 महीने बाद जांच शुरू हुई, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। जाहिर है देर से हुई एफआईआर के चलते मामले की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। अदालत का यह फैसला 2002 गुजरात मामले में अपनों को खोने वालों के जख्मों को फिर हरा कर गया। नाइंसाफी तो आज यूपी के लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों के साथ भी हुई। इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को आज अंतरिम जमानत दे दी गई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आशीष को 8 हफ्तों के लिए रिहा किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है। आशीष को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। वो फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 14 मार्च को करेगा। 14 मार्च को ही जमानत के आदेश की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपी किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन किसानों पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान लेने का आरोप है। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी। इस घटना में और उसके बाद गुस्साए किसानों की तरफ से की गई आरोपियों की पिटाई में कुल 8 लोगों की जान गई थी। मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र उर्फ मोनू है। 10 फरवरी 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। उसके बाद से ही आशीष जेल में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उसकी रिहाई का आदेश दिया है। आशीष मिश्रा की तरफ से दलील दी गई थी कि वो 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल में है, जबकि घटना में उसके शामिल होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भेजी रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी की निचली अदालत के जज ने बताया था कि मुकदमे का निपटारा होने में 5 साल का वक्त लग सकता है। इस पर कोर्ट ने आशीष को जमानत का संकेत देते हुए कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आशीष मिश्रा के लिए बड़ी राहत है। आशीष मिश्र को मिली जमानत देश की न्यायिक व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। अब बात कर्नाटक की, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चला है। कांग्रेस के इस वार से बीजेपी पर हार का खतरा और बढ़ गया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दक्षिण में केवल कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है, लेकिन इस चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता को बरकरार रखना उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को पटखनी देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जहां उसका फोकस युवाओं से लेकर बुजुर्गों पर है, तो वहीं महिला वोटर्स को भी अपने पाले में करने के लिए रणनीति बना रही है। दरअसल पार्टी का जोर महिला केंद्रित राजनीति पर है। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया के खाते में 2000 रुपए से लेकर अलग से महिला केंद्रित बजट बनाने तक की घोषणा कर डाली है। इसके अलावा यहां नाइकी अभियान की भी शुरुआत की गई है। अब खबर है कि टिकट वितरण में भी कांग्रेस महिलाओं को तवज्जो देगी और कम से कम 15% टिकटों के आवंटन में महिलाओं को तरजीह दी जाएगी।
कांग्रेस नेता कविता रेड्डी का कहना है कि लिंग आधारित राजनीति आवश्यक है क्योंकि महिलाओं को अपनी ताकत को पहचानना होगा। राज्य के 224 निर्वाचन क्षेत्रों में टिकट के लिए आवेदन करने वाले 1350 लोगों में से 120 महिलाएं हैं, जबकि 2018 में टिकट मांगने वाली 35 महिलाएं थीं। वहीं महिला नेता ने बताया कि महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष से कर्नाटक के 31 जिलों में से कम 35 टिकट या फिर जिले की कम से कम एक विधानसभा से महिला उम्मीदवार को खड़ा करने की मांग की गई है। इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी का फोकस महिलाओं पर है, यानी साफ है कि आधी आबादी को तवज्जो देकर वो जीत का ताज पार्टी के सिर सजाना चाहती हैं। अब देखना होगा कि उनकी ये तमन्ना पूरी हो पाती है या नहीं। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज बीजेपी पहले ही बैकफुट पर है। ऐसे में कांग्रेस की एकजुटता और रणनीति बीजेपी को हार की तरफ धकेल रही है। इधर मध्य प्रदेश में जोशियों की भविष्यवाणी और कैलेंडर पंचांग ये संकेत दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसने शिवराज सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। हर बार नए साल पर भारत में तमाम लोग कैलेंडर और पंचांग जारी करते हैं और ऐसा ही एक पंचांग वाला कैलेंडर मध्य प्रदेश में इस समय चर्चाओं का केंद्र बन गया है। बीजेपी नेता इसे लेकर पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस नेता इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा कर रहे हैं कि भविष्य कांग्रेस का है, क्योंकि अब सरकार कांग्रेस की आने वाली है। कांग्रेस के कई नेता इस कैलेंडर को दिखाकर मध्य प्रदेश में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मध्य प्रदेश के अच्छे दिन आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख के मिश्रा पंचांग वाले कैलेंडर को दिखाते हुए कहा कि जबलपुर के बाबूलाल चतुर्वेदी ने इसे तैयार किया है। उन्होंने इससे पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही थी, जो कि सच साबित हुई है। उसी आधार पर, उसी पंचांग में उन्हीं ग्रहों की गणना के आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई है। साथ ही शिवराज की विदाई की ओर संकेत दिए हैं। कैलेंडर को देखकर खुश होने वाले के मिश्रा अकेले नहीं हैं। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भी इस पंचांग को साझा करते हुए ट्वीट पर लिखा, नववर्ष पंचांग में जो भविष्यवाणी की गई है उसमें शिवराज की कुर्सी मुश्किल में है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हिमाचल में उनकी भविष्यवाणी पहले ही सच साबित हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इसे साझा करते हुए लिखा गया, छटने को है अब अंधकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। दरअसल इस कैलेंडर में 2023 शिवराज सिंह सरकार के लिए मुश्किल भरा बताया गया है। प्रदेश सरकार के लिए इसमें लिखा गया है कि शिवराज स्वतंत्र रूप से ही फैसले नहीं कर पाएंगे, उनकी कैबिनेट में बदलाव होगा और साल के अंत में उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें आएंगी। बीजेपी में मतभेद दिखाई देंगे, साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी, जिसका असर चुनाव में दिखाई देगा। और बुलेटिन के आखिर में बात चीन के सामने कमजोर मोदी सरकार की। मोदी सरकार दावा करती है कि हमने चीन को सबक सिखा दिया है, चीन हमारे सामने झुक चुका है, लेकिन रिपोर्ट्स अक्सर केंद्र के दावों की कलई खोल के रख देती हैं। वहीं अब एक बार फिर चीन से लगती सीमाओं को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जिसने बता दिया है कि भारत ने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चौकसी बढ़ाने की बजाय उसे खो दिया है। तो क्या कहती है ये ताजा रिपोर्ट, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति की सराहना करती नहीं थकती। हर मंच पर पीएम मोदी की नीति की तारीफ की जाती है, लेकिन भारत के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ही संबंध अच्छे नहीं हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ तनातनी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की चालाकियों के सामने भी सरकार पस्त होती नजर आ रही है। यहां तक कि भारत अब अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी गंवा रहा है। पूर्वी भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपनी पहुंच खो दी है। लेह की पुलिस अधीक्षक PD नित्या की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूर्वी लद्दाख में काराकोरम दर्रे के चुमूर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। इनमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में उपस्थिति खत्म हो गई है। 5 से 17, 24 से 32, 37 पर भारतीय सुरक्षा बलों के जरिए कोई गश्त न करने की वजह से ये हालात हुए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते पुलिस अधिकारियों की वार्षिक बैठक में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से ISF या भारतीय नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई है। चीनी इन क्षेत्रों में मौजूद हैं। PD नित्या ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अगर 400 मीटर पीछे हटकर हम PLA के साथ 4 साल के लिए शांति खरीद सकते हैं तो ये फायदे की बात है। हालांकि सरकार ने अभी इस खुलासे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष इस रिपोर्ट पर जरूर अपनी टिप्पणी करेगा, जिसके बाद सियासत का गरमाना तय है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।